आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उडियार दी अनटोल्ड स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन कोई नई कहानी अथवा उसका अंश सुनने को मिलेगा। अतः रोज नई रोमांचित करने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा लें, ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, मैं हूं भानु तिवारी। आज की कहानी का नाम है देवदूत, जिसका आज आप 10वां और अंतिम भाग सुनेंगे। 5 साल तक मयंक के अथक प्रयासों के कारण अब भारत में कोई भी व्यक्ति बेरोजगारी का शिकार नहीं है। उसने जिन लोगों को बेरोजगारी को दूर करने के लिए जॉब पर रखा है, उन लोगों से कृषि भी करवाई जाती है, जिसमें रानाडे फाउंडेशन किसी क्षेत्र की बंजर जमीन को अधिग्रहित या लीज पर ले लेता है, अथवा कृषि जमीन को खरीदकर उसके लिए सिंचाई आदि की व्यवस्था की जाती है। अब खेती से चारा पैदा होता है तथा जैविक खेती में खाद के लिए गोबर चाहिए। अतः इन दोनों आवश्यकताओं में संतुलन बैठाने के लिए पशुपालन भी शुरू किया गया। करीब 1 करोड़ गाय और भैंसों का पालन किया गया। इससे जो भी डेयरी प्रोडक्ट पैदा हुए, उनके कुशल संचालन व वितरण के लिए जगह जगह डेयरी की स्थापना की गई। इस तरह नए नए रोजगार भी सृजित किए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस तथा मेडिकल इंस्टीट्यूट का लक्ष्य भी काफी तेजी से प्राप्त किया जा रहा है। अब रानाडे फाउंडेशन का लक्ष्य विश्व के प्रत्येक देश में पहुंचकर इस काम को आगे बढ़ाना है, जिसकी शुरुआत पड़ोसी जरूरतमंद गरीब देशों से की जाएगी। यद्यपि रानाडे फाउंडेशन अभी भी कई देशों में काम करता ही है, परंतु उसका विस्तार छोटा है तथा वो जरूरत के समय अति आकस्मिक परिस्थितियों में ही काम करता है। इस तरह रानाडे फाउंडेशन को काम करते हुए कई दशक व्यतीत हो गए। कौन जानता था कि जिस मयंक को लोग सिर्फ एक बिजनेसमैन समझते थे, वह बिजनेस अपने लिए नहीं बल्कि समाज की उन्नति के लिए करता था। इतना परिश्रम कोई दूसरों के लिए कैसे कर सकता है? कोई दैवी गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति ही इस तरह के विशाल कार्य को अपने हाथ में ले सकता था। आज मयंक का विश्व के बिजनेस पर पूरा एकाधिकार है, तथा जनता के लिए जितने भी काम होते हैं, उनका 90% काम रानाडे फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। उसकी व्यवस्था एक समानांतर सरकार चला रही है, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा विश्व है। सड़क निर्माण से लेकर पुल, लोगों के लिए घर तथा अन्य कोई भी काम जो जहां की सरकार नहीं कर पाती, उसका निर्माण भी रानाडे फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। आज अब मयंक के बिजनेस को उसके बच्चे संभालते हैं, पर मयंक ने बिजनेस को मुख्यतः जनता को समर्पित कर दिया है, क्योंकि उसने यह कानून बनाया है कि मयंक के बिजनेस का 80% लाभ रानाडे फाउंडेशन के कार्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगाया जाएगा, तथा 20% लाभ बिजनेस में ही निवेश किया जाएगा, ताकि उसकी निरंतर उन्नति होती रहे। मयंक और रिया आज फिर विश्व भ्रमण पर निकले। बच्चों, बिजनेस और रानाडे फाउंडेशन की जिम्मेदारी के सारे कार्य अब उन्होंने अगली पीढ़ी पर छोड़ दिए। आज वो बिल्कुल अकेले, बिना किसी सुरक्षा के एक बार फिर दुनिया को देखना चाहते हैं, ताकि अपने ही कामों का आकलन अपनी ही तटस्थ आंखों से कर सके। आज वो फिर उसी होटल में पहुंचे जिसमें वो उस दिन आए थे जब रिया पहली बार
मयंक के साथ घूमने आई थी, वो भी शादी से पहले। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। उस दिन रिया मयंक के साथ जीवन यात्रा पर साथ चलना चाहती थी। आज वो जीवन यात्रा पर साथ चल चुकी है। उसे उस दिन जीवन में उसके साथ बिताने को लेकर उसकी आंखों में जितने सपने थे, आज उससे भी ज्यादा मीठी यादें हैं। उस दिन मन काफी चंचल था। आज एक अथाह गहरे समुद्र की तरह शांत है। रिया होटल में पहुंचते ही बोली, आज मैं आपको अपनी तरफ से कॉफी पिलाऊंगी। मयंक, क्यों, आज ऐसी क्या बात है? रिया मुस्कुराते हुए बोली, आपको वो हॉस्पिटल की कैंटीन वाली कॉफी याद है? मयंक मीठी मुस्कान लिए गंभीरता से बोला, हाँ बिल्कुल है। रिया, मैंने यदि आपको उस दिन वो कॉफी नहीं पिलाई होती तो शायद आप कॉफी का कर्ज चुकाने के लिए मुझसे मिलते नहीं, और मैं जीवन भर तुमसे कॉफी नहीं शेयर कर पाती। इसलिए कॉफी अब अगले जीवन के लिए। आप इस कॉफी का कर्ज चुकाने आओगे ना? रिया की आंखों में थोड़े से आंसू छलक आए और चेहरे पर मुस्कान। अच्छा तो ये बात है, पर अब मुझ पर सिर्फ कॉफी का ही कर्ज नहीं है। पूरे जीवन भर तुमने जो प्यार और सहयोग मुझे दिया है, उसका कर्ज तो इससे भी बड़ा है। तो मिलना तो तुमसे तय है, मयंक ने मुस्कुराते हुए बोला। थोड़ी देर कमरे में मीठी संतुष्टि वाली शांति रही। तभी रूम सर्विस की बेल ने इस शांति को भंग कर दिया। मयंक और रिया ने कॉफी पी। शाम का समय था, दोनों टहलने निकल लिए। आज समय जैसे कई दशक पीछे लौट गया हो। पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई थी। रात को उन्होंने फिर वही हाईवे के पेड़ तक जाने का निश्चय किया, जो करीब इस होटल से 1 घंटे की दूरी पर था। उन्होंने सुबह एक टैक्सी किराए पर ली, पर इस बार ड्राइवर भी साथ में लिया। अब खुद से गाड़ी चलाने की हिम्मत सी नहीं होती थी। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी धीरे चलाने के लिए बोला और सफर का मजा लेते हुए करीब 2 घंटे में उस पेड़ के पास पहुंचे। इस हाईवे पर भी मयंक की कंपनी का लोगो लगा हुआ था। शायद इस हाईवे का पुनर्निर्माण भी मयंक और रिया की कंपनी ने ही किया हो। वे उस पेड़ के नीचे 3-4 घंटे बैठे रहे और फिर उस पेड़ को 50 लीटर पानी भी दिया, जो वो उसके लिए होटल से भर कर लाए थे। किसी पेड़ से भी इतना लगाव व सम्मान ये मयंक और रिया के जीवन में ही हो सकता है। शाम को वो वापस होटल लौट आए। अगले दिन वो किसी और देश के भ्रमण पर निकल गए। आज 15 जनवरी 2257 है, यानी कि 2257। मयंक और रिया आज शायद कहीं किसी और रूप में मयंक का जन्मदिन मना रहे होंगे। आज मयंक की 260वीं जयंती है। विश्व आज बहुत बदल चुका है। मयंक जिन सपनों को पूरा करना चाहता था, आज भी राणा डे फाउंडेशन उसके काम में अनवरत लगा हुआ है। प्राणी मात्र को सुखी देखने की मयंक की कल्पना आज बहुत हद तक साकार रूप ले चुकी है। सिर्फ मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कभी पूर्ण
सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अनंत पिपासा उसके लिए नए दुखों का सृजन करती रहती है। फिर भी समाज आज काफी हद तक सुखी है। नैतिकता के मूल्य समाज की विरासत बनते जा रहे हैं। मानव समाज के जीवन में सुखों को स्थायी भाव बनाने का मयंक का उद्देश्य कई अर्थों में सार्थक हुआ है। सुदूर पहाड़ के पेड़ों की झुरमुट से उगता हुआ सूरज एक नए स्थायी सुखी जीवन की उम्मीद दे रहा है, और रानाडे स्कूल से बच्चों की सुबह की प्रार्थना की मधुर आवाज कानों में सुनाई दे रही है। हे विश्व विधाता, मुझे जीवन का वर दो। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करें, और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।